नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश प्राणी मेडिकल एजुकेशन में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं बोन मैरो फेल्यूर के बारे में। तो ये टॉपिक पे आने से पहले कुछ चीज़ें मैं क्लियर कर लेता हूँ कि ये चैनल की शुरुआत मैंने बोन से ही टॉपिक से शुरुआत किया था। तो बहुत से मैंने छोटे वीडियोस जो हैं वो शुरुआत में बनाए हुए थे, और जो मैंने ये सीरीज़ अभी शुरू किया है, जो कि मैंने लास्ट आपने देखा होगा ईयर के ऊपर, ह्यूमन ईयर के ऊपर, ह्यूमन आई के ऊपर देखा था, उसकी एनाटॉमी हमने समझी थी। उसके बाद जो कंडीशन डिसीजेस हैं उसका डिटेल हमने समझा था, और अभी बोन का टॉपिक आप देख रहे हैं। तो ये ऑलमोस्ट आज एक जो लास्ट टॉपिक है बोन से रिलेटेड, या बोन मैरो जिसे हम लोग कह रहे हैं, बोन मैरो फेल्यूर। तो ये लास्ट टॉपिक रहने वाला है। बीच में अगर कोई टॉपिक छूट भी गया होगा तो हम लोग उसे ऐड कर देंगे। इसके बाद मैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के ऊपर जो डिसीजेज हैं उसके ऊपर मैं वीडियोस बनाने वाला हूं, और उसके बाद एनीमिया के ऊपर आएंगे। तो बहुत से टर्म जो है मैं एनीमिया के इसमें यूज़ करने वाला हूं, तो उसे आपसे भी याद रखिएगा। और जब हम लोग एनीमिया के टॉपिक पे आएंगे तो मैं उसको डिटेल में एक्सप्लेनेशन उसका दे दूंगा। रही बात बोन्स के ऊपर की, तो ये सीरीज शुरू करने से पहले भी मैंने कुछ बोन्स के ऊपर वीडियोस बनाए थे, जैसे कि बोन्स के अलग अलग टाइप्स जो रहते हैं, या फिर बोन फ्रैक्चर कैसे होती है, बोन का निर्माण कैसे होता है, टूटी हुई हड्डी किस तरीके से बनती है, जैसे हम लोग फ्रैक्चर बोन का रीहीलिंग कैसे है वो किस तरीके से होता है। बोन मैरो के ऊपर मैं ऑलरेडी एक टॉपिक बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं इस वीडियो के साथ जो है वो शेयर कर दूंगा, जिसमें रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो के बारे में जो है मैंने बातें जो है वो शेयर किया था। तो वो चैनल विजिट करके आप वो वीडियोस भी जो है वो देख सकते हैं। कुछ वीडियोस के लिंक में ये वीडियोस के साथ जो है वो शेयर कर दूंगा। आते हैं आज के टॉपिक पे, बोन मैरो फेल्यूर। टर्म से हम समझ सकते हैं कि बोन मैरो जो है अपना काम करने में फेल हो रही है। क्या है बोन मैरो का काम? बोन मैरो का काम है कि न्यू ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करते रहना। कौन से ब्लड सेल्स रहते हैं? ब्लड सेल आरबीसीज रहती हैं, रेड ब्लड सेल्स, एक रहती है व्हाइट ब्लड सेल्स, और तीसरा रहती है प्लेटलेट्स। तो ये जो बोन मैरो रहती है वो हड्डियों के बीच में जो रहता है एक सॉफ्ट पोर्शन रहता है। खास करके लॉन्ग बोन्स में देखा जाता है फीमर, टिबिया, फाइबुला, ह्यूमेरस, रेडिस, अल्ना, और जो हिप पोर्शन रहता है मैक्सिमम ये पोर्शन में देखने को हमें मिलता है। तो सॉफ्ट सेंटर ऑफ योर बोन्स वेयर योर ब्लड सेल्स आर मेड इजंट वर्क राइट। तो जो हड्डियों के अंदर जो सॉफ्ट पोर्शन रहता है उससे कहा जाता है बोन मैरो। अगर वो सही तरीके से काम नहीं करता है उसे बोन मैरो फेल्यूर कहा जाता है। 3 तरीके के सेल्स जिसमें अभी आपके साथ शेयर किया, प्लेटलेट्स, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। प्लेटलेट का काम क्या है? वो करता है ब्लड क्लॉट करने में हेल्प करता है। कट हो गया, चोट लग गई तो जो ब्लीडिंग हो जाती है, तो ब्लीडिंग हम देखते हैं कुछ समय के बाद क्लॉट हो जाती है, उसके ऊपर एक सॉफ्ट कोटिंग एक आ जाती है जिससे ब्लीडिंग हमारी रुक जाती है। तो उससे कौन हेल्प करता है? प्लेटलेट्स। आरबीसी क्या करते हैं? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारे बॉडी से लेके जाते हैं, लंग्स से कैरी करते हैं पूरे बॉडी में, उसके ट्रांसफ्यूजन जो है वो हर जगह पहुंचाने का, सर्कुलेशन का काम जो है वो आरबीसी करता है। डब्ल्यूबीसी क्या है? फाइट विद द इन्फेक्शन। जब इन्फेक्शन होता है तो एक प्रकार का डिफेंस मैकेनिज्म के थ्रू ये काम करता है डब्ल्यूबीसी, जो कि एक फाइटिंग करता है कुछ इन्फेक्शन से। कुछ जो इन्वेडर्स आ गए हैं हमारे शरीर के अंदर, उनसे फाइट करने के लिए डब्ल्यूबीसी अपना काम जो है वो करता है। कौन सी एज में ज्यादातर अफेक्ट करता है? ये चिल्ड्रंस और एडल्ट्स में अफेक्ट करता है। 20-25 साल की एज में ज्यादा देखने को मिलता है, और 2 से 5 साल के बच्चों में जो ज्यादातर देखने को मिलता है। ये कैन बी अ डेंजर सिचुएशन। देखो प्लेटलेट्स हम देखते हैं कि जब डेंगू होता है फॉर एग्जांपल, तो उसमें प्लेटलेट्स काउंट काफी कम हो जाते हैं। तो प्लेटलेट्स काउंट अगर कम हो जाते हैं तो हम देखते हैं कि शरीर में काफी कमजोरी आ जाती है। डॉक्टर रिस्क सिचुएशन भी बोल देता है अगर इतना प्लेटलेट्स अगर कम हो जाता है तो। कारण क्या है कि जो हमारा शरीर है वो खून से ज्यादा जो है वो कम्युनिकेशन उसका पूरे बॉडी का रहता है। जो भी सिग्नल्स वगैरह हैं वो खून के द्वारा काफी ज्यादा ट्रांसफर होते हैं। तो खून के अंदर जो खून के जो अलग अलग सेल्स अगर वो कम होंगे तो हमारे लिए वो डेंजर सिचुएशन हो सकती है। लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन भी हो सकती है। हॉस्पिटलाइजेशन जाना पड़ सकता है, एडमिट होना पड़ सकता है। कभी कभार अगर सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं मिलती है या फिर सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिलती है तो डेथ होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। कैन बी मे बी एसोसिएटेड विद द अदर कंडीशन लाइक कैंसर। कैंसर के साथ हम देखते हैं कि काफी कैंसर में हम देखते हैं कमजोरी आ जाती है, तो उसके साथ भी कनेक्टेड ये कंडीशन रहती है। अब 2 टाइप्स ऑफ बोन मैरो फेल्यूर, 2 तरह के बोन मैरो फेल्यूर जो है वो कंडीशंस हैं। एक है एक्वायर्ड, दूसरा है इनहेरिटेड। एक्वायर्ड क्या है? इफ कॉज इज नोन इट मे बी फ्रॉम द डिसीज, ड्रग्स और केमिकल एक्सपोजर, इन्फेक्शन और मेडिकेशन डेवलप्स ओवर टाइम। मान लीजिए कोई मैं दवाइयाँ ले रहा हूँ किसी कंडीशन की, उसके कारण हो सकता है, उसका साइड इफेक्ट के कारण हो सकता है। कुछ मुझे दूसरी कोई बीमारी है, कुछ इन्फेक्शन हो गया है, कुछ डिसीज है, तो उसके कारण से ये बात हुई है, जिसके कारण से उसने बोन मैरो को अफेक्ट किया और बोन मैरो फेलियर हो गया।
या फिर मैं ऐसे कोई एनवायरनमेंट में हूँ जहाँ पे केमिकल्स ज़्यादा हैं, जैसे कि पेस्टिसाइड्स हो गए, इंसेक्टिसाइड्स हो गए, रेडिएशन थेरेपी ज़्यादा है, पोल्यूशन ज़्यादा है, तो वो चीज़ें धीरे धीरे मेरे बोन्स को अफेक्ट करती हैं और ये ओवर टाइम होती हैं। मतलब अगर कुछ समय के लिए अगर आप है उस एनवायरनमेंट में तो हो सकता है आपको उतना अफेक्ट ना करे, लेकिन रेगुलर आप उसी एनवायरनमेंट में अगर जी रहे हैं, उसी माहौल में जी रहे हैं, उसी तरीके की मेडिसिन आप ले रहे हैं काफ़ी समय तक, तो वो आपके शरीर में एक एक्वायर्ड बोन मैरो फेल्यूर जो कंडीशन जो है वो ला लेता है। एक है इनहेरिटेड, पास्ड ऑन फ्रॉम वन और बोथ द बायोलॉजिकल पेरेंट्स ड्यू टू द जेनेटिक चेंजेस और म्यूटेशन। माता पिता में अगर कुछ जेनेटिकली इस तरीके के सिम्टम जो है वो देखने के लिए मिल रहे हैं अगर, तो वो सेल का काम है म्यूटेशन होना, बदलाव करते रहना। जैसे हम बचपन में जैसे मेरी शक्ल थी वो आज मेरी काफ़ी चेंज हो चुकी है, तो ये सेल म्यूटेट होती रहती है, चेंज होती रहती है, बदलाव करती रहती है। तो जो सेल्स हैं वो जैसे जैसे उसमें अंदर इस तरीके के अगर कुछ गुण होंगे बोन मैरो फेल्यूर के जो माता पिता से मुझे अगर मिले हैं, तो वो म्यूटेट होके अगर मुझे मिले हैं तो मेरे अंदर वो कंडीशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जेनेटिकली काफ़ी ज़्यादा तकलीफ मुझे ये पहुंचा सकता है, तो उसे कहा जाता है इनहेरिटेड। मैक्सिमम देखते हैं कि इनहेरिटेड के कारण ही देखने को केसेस मिलते हैं, एक्वायर्ड बहुत परसेंटेज कम देखने को मिलता है। कॉजेस हम देख लेते हैं। जेनेटिक म्यूटेशन कॉज द इनहेरिटेड बोन मैरो फेल्यूर, वन और बोथ ऑफ योर बायोलॉजिकल पेरेंट्स may carry a gene that pass on to the you or you may develop a new mutation that cause it। ठीक है, तो अब इसके कॉजेस समझ लेते हैं। कॉजेज में सबसे पहले क्या रहता है, इनहेरिटेड बोन मैरो फेल्यूर की कंडीशन। ये कैसा होता है, जेनेटिक म्यूटेशन का मतलब क्या, जीन्स में कुछ बदलाव आने की वजह से आपको ये कंडीशन हुई है, या फिर आपके कुछ ऐसी बदलाव आ गए आपके शरीर में, कुछ लाइफस्टाइल में बदलाव आ गए जिसकी वजह से जीन्स ने बदलाव कर लिया है। अपने पेरेंट्स के जो जीन्स हैं उसमें थोड़ा सा एडवांस म्यूटेशन की वजह से होने की वजह से जो है आपको इनहेरिटेड बोन मैरो फेल्यूर जो है वो हुआ है। तो ये एक हो गया। दूसरा है एक्वायर्ड बोन मैरो फेल्यूर के कॉजेस में क्या क्या है कि एक्वायर्ड हो रहा है तो किसी कंडीशंस के कुछ माहौल, जैसे मैंने पहले बताया, कोई मेडिसिन, कोई एनवायरमेंट, कोई ट्रीटमेंट, कोई इंजरी, कोई इन्फेक्शन। कौन सी है, एक तो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। सबसे कॉमन हम देखते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के होने की वजह से काफी कमजोरियां हो जाती हैं, और मैंने बोन्स के टॉपिक में पहले भी कुछ वीडियो में आपको क्लियर किया है कि जो आर्थराइटिस केस में मैंने बहुत से टॉपिक्स क्लियर किया कि किस तरीके से ऑटो इम्यून सिस्टम जो है वो मिसगाइडेडली अफेक्ट कर देता है हेल्दी सेल्स को। तो वो वीडियो आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं। सर्टन टाइप्स ऑफ कैंसर जैसे लार्ज ग्रेनुलर लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, लिम्फोमा एंड मल्टीपल माइलोमा। तो इक्कीस अलग अलग जो कैंसर के जो टॉपिक्स है, मतलब अलग अलग जो पार्ट्स को अफेक्ट करते हैं, अगर वो भी कोरिलेट करते हैं। अभी कैंसर के ऊपर भी हम लोग एक टॉपिक लेंगे जिसमें जितने कैंसर्स हैं हमारे जो बॉडी में होते हैं अलग अलग हम सुनते हैं, उस पर हम लोग टॉपिक लेंगे, उस पर पूरा डिटेल डिस्कशन हम लोग करेंगे। केमिकल्स इन पेस्टिसाइड इंसेक्ट से मान लीजिए खेती बाड़ी आप ज़्यादा कर रहे हैं या फिर ऐसे चीज़ें आप बेच रहे हैं ज़्यादा, तो वो चीज़ें आपके शरीर को बार बार अफेक्ट कर रही हैं, लग रही हैं। तो ऐसी चीज़ें जैसे पेस्टिसाइड हो गए, इंसेक्टिसाइड्स हो गए, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी। कोई और आपको तकलीफ है, या तो कैंसर के लिए आप कीमोथेरेपी ले रहे हैं, रेडिएशन थेरेपी ले रहे हैं, कोई और हम देखते हैं कि जो कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी हम देखते हैं कि स्किन डिसीजेस के लिए कुछ रेडिएशन थेरेपी दी जाती है, कुछ उनके पास एक सेटअप रहता है रेडिएशन थेरेपी का डर्मेटोलॉजिस्ट के पास। उस तरीके की ट्रीटमेंट अगर ले रहे हैं तो वो एक नुकसान जो है वो बोन मैरो को करती है, जिसकी वजह से बोन मैरो फेल्यूर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक्वायर्ड बोन मैरो फेल्यूर के रोमेटोइड आर्थराइटिस है या कुछ ऐसे मेडिकेशन ले रहे हैं जैसे कि स्पेशली एंटीबायोटिक्स, इसलिए कहा जाता है कि हायर डोज में एंटीबायोटिक ना लो, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन एंटीबायोटिक ना लो। इंडिया में तो कॉमन है, विदेशों में अगर आप जाएंगे, खास करके दुबई वगैरह इधर अगर जाएंगे आप अमेरिका वगैरह साइड, एंटीबायोटिक को बहुत ही प्रिसाइज वे से प्रिस्क्राइब किया जाता है। हम लोग तो पता नहीं कौन सी जनरेशन का एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पे तो फर्स्ट सेकंड जनरेशन के एंटीबायोटिक जो हैं वो भी प्रिस्क्राइब करके लेने पड़ते हैं। ओटीसी तो मिलता ही नहीं है एंटीबायोटिक वहाँ पे, है ठीक है। उसके बाद प्रॉक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया, ठीक है, मतलब आरबीसी ब्रेकडाउन टू क्विकली। हीमोग्लोबिन की कंडीशन होती है इसमें, मतलब हीमोग्लोबिन के यूरिया कमी होने की वजह से, जिसकी वजह से जिसमें क्या होता है कि आरबीसी का ब्रेकडाउन जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, क्विकली बढ़ता है। तो ये हम लोग इसके बारे में टॉपिक जो है वो लेंगे एनीमिया का जब टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे। कुछ वायरल इन्फेक्शन हो जाते हैं, साइटोमेगालो वायरस हो जाता है, एप्स्टेन बार वायरसेस है, हेपेटाइटिस है, HIV है, पार्वोवायरस B19, इस तरीके की जो वायरल इन्फेक्शन है या इन्फेक्शन कंडीशंस हैं उसकी वजह से भी ये कंडीशन होने के चांसेस रहते हैं। कौन सी, एक्वायर्ड बोन मैरो फेल्यूर, ठीक है। एक है इडियोपैथिक। इडियोपैथिक मतलब क्या, कॉज ही नहीं पता है।
जेनेटिक के कारण हुआ है या एक्वायर्ड के कारण हुआ है। तो ये इडियोपैथिक है, बहुत ही रेयर है वो, इसलिए लेकिन इसको ऑप्शन में रखा हुआ है। सिम्टम्स क्या क्या है? एक तो देखो, खून की बोन मैरो से रिलेटेड सबसे पहली कंडीशन क्या होगी? एनीमिया। कौन सा टाइप का एनीमिया है वो बाद में देखेंगे, पर एनीमिया होता है मतलब खून में कमी होती है। तो एनीमिया होगा, बोन में तकलीफ होगी, दर्द होगा, फटीग होगी। अब एनीमिया है तो साइड से बात है कि आपको थकान ज्यादा रहेगी, उसके कारण फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, बार बार इन्फेक्शन होते रहेंगे। देखो, जो सिम्टम्स रहते हैं ना कभी भी कनेक्टेड रहते हैं, पर ये है कि चीजें आपको याद रखना और उससे कनेक्ट करना, उस समय याद आना जरूरी है। एनीमिया होगा, एनीमिया की वजह से थकान होगी मतलब एनीमिया मतलब मेरे शरीर में आरबीसीज नहीं है, डब्ल्यूबीसीज नहीं, प्लेटलेट्स नहीं, तो मेरे इन्फेक्शन से लड़ नहीं पाऊंगा, बार बार इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेंगे मुझे। ब्लीडिंग, ब्रूसिंग, बार बार ब्लीडिंग होगी, तो वो ब्लीडिंग होने की वजह से तो वो रुकना है, वो रुक नहीं पाएगा। हेडेक रहेगा, सर दर्द रहेगा, क्योंकि ब्लड जो है वो सही तरीके से ब्रेन की तरफ नहीं पहुंच रहा है, आरबीसीज जो है वो नहीं है, तो वो ऑक्सीजन जो है हमारे ब्रेन की तरफ ले नहीं पाएगी, तो सर मेरा सही से काम नहीं करेगा, हेड मेरा, जिसकी वजह से हेडेक होने के चांसेस रहते हैं। अनएक्सप्लेन फीवर, कमजोरी है, बार बार अगर वो थोड़ा सा भी इन्फेक्शन होता है तो जो हमारे डब्ल्यूबीसीज रहते हैं वो उसे फाइट कर लेते हैं। डब्ल्यूबीसी की मात्रा अगर कमी रहेगी तो बार बार जो है वो फीवर होने के चांसेस रहेंगे ड्यू टू इन्फेक्शन। पेल स्किन फीकी पड़ जाएगी, खून, रेड ब्लड सेल्स कम रहेंगे तो स्किन फीकी पड़ जाती है। हम बोलते हैं ना कि खून की कमी की वजह से आपका चेहरा फीका फीका पड़ रहा है, आंखें एकदम सफेद हो गई हैं। डिस्पेनिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, अब शरीर में एनर्जी ही नहीं रहेगी, तो उससे एनर्जी को पूरा करने के लिए देखते हैं कि ज्यादा लंबी सांस लेता है इंसान, कमजोरी जिसे हम लोग कहते हैं, एकदम कमजोर हो जाता है इंसान। टाइनी स्पॉट ऑफ ब्लड अंडर द स्किन, तो पैचेस बन जाते हैं ब्लड के छोटे छोटे अंदर शरीर में। तो ये पूरे सिम्टम्स हैं एनीमिया और कमजोरी के जो आते हैं, वो सिम्टम्स जो है पूरे यहाँ पे दिए हैं। तो ये आप कॉमन याद रख सकते हैं, एनीमिया के कंडीशन में भी इस तरीके के सिम्टम्स जो है वो हमको देखने को मिलेंगे। सिंड्रोम्स क्या? अब सिंड्रोम का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम्स, इट इज कॉल्ड सिंड्रोम। सिंपल भाषा में कि भाई जो ये दिख रहे हैं अलग अलग साइन और सिम्टम्स, और एक इसका ग्रुप दिख रहा है किसी कंडीशन में, तो उसे सिंड्रोम कहा जाता है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इनहेरिटेड बोन मैरो फेल्योर सिंड्रोम इंक्लूड्स अप्लास्टिक एनीमिया, इसका शॉर्ट फॉर्म जो एब्रिविएटेड है IBMFS है, ठीक है, इनहेरिटेड बोन मैरो फेल्योर सिंड्रोम। एक तो अलग अलग है, अप्लास्टिक एनीमिया है, फैंकोनी एनीमिया है, डायमंड ब्लैकफर्न एनीमिया, थ्रोम्बोप्लास्टोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, श्वैमन डायमंड सिंड्रोम है, डेस्केटोसिस कॉन्जेनाइटा विच अफेक्ट्स योर लंग्स, नेल एंड स्किन, ये कंडीशन है। रेटिकुलर डिसजेनेसिस विच रिजल्ट्स इन अ डिफिशिएंट इम्यून सिस्टम। तो ये जो एनीमिया के और जिससे कंडीशन है इसके टॉपिक तो लेंगे, सिर्फ आप इसका याद रखिए कि ये जो चीजें हैं, ये जो कंडीशन जो सिंड्रोम्स हैं, ये इनहेरिटेड बोन मैरो फेल्योर सिंड्रोम्स कोई कॉमन टाइप्स हैं, ठीक है। अब लेस कॉमन है टाइप्स है, तो इनहेरिटेड बोन मैरो फेल्योर सिंड्रोम्स के ये है मोस्ट कॉमन, ये है लेस कॉमन। तो प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल हेमाटोग्लोबिन यूरिया जो हमने यहाँ पे देखा, जो कि एक्वायर्ड केस में है, लेकिन इसके जो इनहेरिटेड में है ये काफी रेयर है कि इसके कारण भी हो सकता है। तो पियर्सन सिंड्रोम विच अफेक्ट द पैंक्रियास, ठीक है। शॉर्ट टेलोमर सिंड्रोम विच कॉजेज यू टू एज फास्टर, तो ये कंडीशंस हैं टेलोमर सिंड्रोम से, जिसकी वजह से हमेशा एज जो है वो काफी फास्ट बढ़ती जाती है। आपको दिखेगा कि यार इसकी उम्र बर्थ वाइज तो काफी कम है, लेकिन जो प्रेजेंटेशन हो रहा है उसका जो दिख रहा है अपीयरेंस, उसके हिसाब से इसकी एज ज्यादा लग रही है। बाल जल्दी सफेद हो जाना, स्किन पे झुर्रियां आ जाना, नजरें कम हो जाना, तो एज बढ़ना शुरू हो जाती है। इससे कहा जाता है शॉर्ट टेलोमर सिंड्रोम। पियर्सन सिंड्रोम में क्या होता है, जो पेंक्रियास को अफेक्ट करता है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया अपसेट द रेडाइस सिंड्रोम, ये एक अलग कंडीशन है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की, विच अफेक्ट्स योर ब्लड्स एंड द बोन्स, ठीक है। कॉन्जेनाइटल एग्रेनुलोसाइटोसिस, यानी कि इसे कॉट्समन सिंड्रोम भी जो है वो कहा जाता है। तो ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ, ये हो गया कि जो मोस्ट कॉमन टाइप हो गए ये इनहेरिटेड बोन मैरो फेल्योर सिंड्रोम्स के, और ये लेस कॉमन टाइप हो गए IBFMS के, ठीक है। तो अब देखते हैं कि जो ये एक्वायर्ड है, तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द एक्वायर्ड बोन मैरो फेल्योर सिंड्रोम इज द एक्वायर्ड अप्लास्टिक एनीमिया। तो अप्लास्टिक एनीमिया भी एक एनीमिया का एक प्रकार है। तो जब ये एक्वायर्ड अप्लास्टिक एनीमिया होता है, मैंने एक एनीमिया का टॉपिक ऑलरेडी लिया हुआ है, इस चैनल पे ऑलरेडी है एनीमिया का डिटेल, उसमें मैंने अप्लास्टिक एनीमिया के बारे में बताया हुआ है, और डिटेल हम लोग फिर से जो है वो डिस्कस करेंगे जब हम लोग डिसीजेस के बारे में बात करेंगे, स्पेशली एनीमिया के बारे में। अभी सिर्फ ये इससे रिलेटेड जो कंडीशन है वो सिर्फ आप याद रखिए। डायग्नोसिस किस तरीके से कर सकते हैं, तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, फिजिशियन के पास जाएंगे। इसमें एक और स्पेशलिटी रहती है, हेमेटोलॉजिस्ट रहते हैं, जो कि पूरा आपके ब्लड्स के रिलेटेड या फिर एनीमिया के स्पेशलिस्ट जिसे हम लोग कह सकते हैं,
तो वो आपके सिम्टम्स एग्जामिन करते हैं, आपसे बैठते हैं, सिम्टम्स क्या क्या है देखते हैं, आपसे कुछ सवाल जवाब करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, कब से हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या क्या तकलीफ होती है, वो पूरे सिम्टम्स जो हैं वो नोट डाउन करते हैं। फिर मेडिकल हिस्ट्री आपकी ली जाती है कि और को क्या क्या तकलीफ है आपको, और क्या क्या मेडिकेशन ले रहे हैं, कब से हो रहा है, और क्या क्या हेल्थ इश्यूज हैं। फिर आते हैं पेरेंट्स, यानी जबकि जो फैमिली मेडिकल हिस्ट्री जो रहती है आपके पेरेंट्स में, भाई बहन को क्या क्या कंडीशन है, उनकी हेल्थ सिचुएशन क्या है, वो ली जाती हैं, ताकि ये कंडीशन देखने के लिए कि ये कहीं जेनेटिक तो नहीं है, इनहेरिटेड तो नहीं है। बोन मैरो बायोप्सी ली जाती है, ये तो फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, आपको देखा जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो ये पैचेस वगैरह आ जाता है, ये अलग अलग जो पेल स्किन हो जाती है, तो उसके लिए फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। सीबीसी टेस्टिंग करते हैं। सीबीसी ब्लड टेस्ट मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट किया जाता है, जिसमें आपका पूरे ब्लड के जो पैरामीटर्स रहते हैं वो देखे जाते हैं। आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट जो है वो स्विप तरीके से देखे जाते हैं। बोन मैरो बायोप्सी जो है वहां से कर करके वो इस इंजेक्शन के द्वारा जो है वो निकाला जाता है। वो काफी कॉम्प्लिकेटेड ये रहता है बोन मैरो बायोप्सी के इंजेक्शन के द्वारा उसमें से कुछ पोर्शन निकाल के उसका जो स्लाइड्स वगैरह बना के देखा जाता है कि उसका क्या प्रॉब्लम है। एमआरआई स्कैन किया जाता है, ब्लड टेस्ट किया जाता है, विटामिन डी, B12, कॉपर डिफिशियंसी, ये सब चीजों के लिए देखा जाता है। अल्ट्रासाउंड किया जाता है। अल्ट्रासाउंड क्यों किया जाता है, ये देखने के लिए कि आपको कहीं हिपैटोमेगैली तो नहीं है, मिगैली तो नहीं है, वो है एनलार्ज लिवर हिपैटोमेगैली, ठीक है, एंड एनलार्ज स्प्लीन एंड सोलन लिम्फ नोड। तो लिवर में सूजन आ गई है, लिम्फ नोड में सूजन आ गई है, स्प्लीन में सूजन आ गई है, या फिर उसकी साइज बढ़ गई है, तो वो देखने के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी जो है वो की जाती है, अल्ट्रासाउंड जिसे हम लोग कहते हैं। To rule out the acquired bone marrow failure, your specialist may stop some medication, test for other condition like hepatitis, pregnancy, test for the infection. अब मान लीजिए कि आपको किसी प्रकार का एनीमिया ऑलरेडी है, जिसकी वजह से आप कुछ मेडिकेशंस ले रहे हैं, मल्टीविटामिन और आयरन की वजह से ले रहे हैं, तो हो सकता है कि वो डायग्नोसिस करने में हेल्प ना करें, या फिर और कोई हेल्थ कंडीशंस हैं आपको जिसकी वजह से आपको डायग्नोसिस जो हो नहीं पा रहा है, तो वो कुछ मेडिकेशन जो है वो देखते हैं, वो कुछ समय के लिए सिर्फ रोकने के लिए कहते हैं, ताकि ये देखने के लिए कि ये जो एनीमिया, जो बोन मैरो फेल्यूर है, वो किस कारण की वजह से हुआ है, उसके कंक्लूजन पे आने के लिए इस तरीके के जो स्टेप्स हैं वो लिए जाते हैं कि आपके कुछ मेडिकेशन बंद की जाती है। ये डायग्नोसिस का एक पार्ट है। अदर कंडीशन जैसे कि हेपेटाइटिस तो नहीं है, पीलिया वगैरह तो नहीं है, प्रेगनेंसी तो नहीं है, ये देखा जाता है। इन्फेक्शन कोई और तो नहीं है, आपको किसी और प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी और प्रकार का इन्फेक्शन, चोट वगैरह लगी है उसकी वजह से तो नहीं हुआ है, वो देखा जाता है। Specialists may also suggest the genetic testing. This test can find the changes in your genes that cause the bone marrow failure syndrome. तो स्पेशलिस्ट क्या करते हैं, जेनेटिक टेस्टिंग करवाते हैं। जैसे मैंने पहले के वीडियो में बताया कि जेनेटिक टेस्टिंग काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, और काफ़ी कंपनियां आ गई हैं अभी जो कि जेनेटिक टेस्टिंग में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट जो है अभी अपना दिखा रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर जो है वो जेनेटिक टेस्टिंग पे जाने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से जो लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, माहौल चेंज हो रहा है, तो जेनेटिकली काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, और वो जीन्स के ऊपर जो है सबसे ज़्यादा ट्रीटमेंट होने वाली हैं। काफ़ी ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट है, जो भी काम शुरू करते हैं काफ़ी ज़्यादा डायग्नोसिस में पूरा दिमाग लगाना पड़ता है, और इसलिए इसके कॉस्टिंग जो है काफ़ी ज़्यादा रहती है। ये देखने के लिए की जाती है कि आपको बोन मैरो सिंड्रोम जो है वो कौन से, इसलिए जेनेटिक टेस्टिंग की जाती है। ट्रीटमेंट जो है, ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन द सीवियरिटी ऑफ द बोन मैरो फेल्यूर, स्पेसिफिक बोन मैरो फेल्यूर सिंड्रोम, योर एज एंड अदर सिम्टम्स। तो सीवियरिटी कितनी है, वो कितनी तकलीफ है, कितना प्रतिशत है, वो देखा जाता है। स्पेसिफिक बोन मैरो फेल्यूर सिंड्रोम एग्जैक्टली क्या है, बोन मैरो फेल्यूर सिंड्रोम्स, वो देखने के लिए जो है वो ट्रीटमेंट उसके ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। आपकी उम्र क्या है उसके ऊपर, बच्चे हैं 20-25 साल के लड़के हैं या 50 साल के आसपास हो चुके हैं। अदर सिम्टम्स, और भी कुछ चीज़ें जो हैं देखी जाती हैं, कुछ हेल्थ इश्यूज हैं, सबको एक बार देखा जाता है ट्रीटमेंट में। उसके बाद ट्रीटमेंट में आते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाए आपको, कि होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन जिसे कहा जाता है, कि पूरा रेड बैग जो है वो ट्रांसफर किया जाता है, आपकी मैचिंग ब्लड जो है वो देखा जाता है, ताकि ब्लड लेवल की मात्रा जो है वो बरकरार रहे। बोन मैरो स्टिमुलेंट्स मतलब क्या, वो बोन मैरो जो सॉफ्ट पार्ट है हड्डियों के, उसको वो स्टिमुलेट करेगा। क्यों स्टिमुलेट करेगा, ताकि वो और ब्लड सेल्स जो है वो हेल्दी ब्लड सेल्स वो बना सके। इम्यूनोसप्रेशन, अब मैंने बताया था कि यहाँ पे जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की वजह से अगर ये हो रहा है कंडीशन, तो इम्यून सिस्टम की वजह से अगर अफेक्ट ये हुआ है, तो इम्यूनोसप्रेशन दिए जाते हैं, जो कि इम्यून सिस्टम का फंक्शन जो है वो डाउन करते हैं, उनको थोड़ी देर के लिए रोकते हैं, ताकि जो ट्रीटमेंट का असर जो है वो हो सके। कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड्रोजन दिए जाते हैं टू इंक्रीज द ब्लड सेल प्रोडक्शन। तो ये मेडिकेशन भी कुछ दिए जाते हैं ताकि जो ब्लड सेल का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाए। लेकिन ये जितने भी ट्रीटमेंट दिए जाते हैं ना, ये टेम्परेरी बेसिस के लिए, कुछ समय के लिए आपको रिलीफ मिलेगा, लेकिन बाद में क्यों जो है वापस वो कंडीशन आ जाएगी।
मान लीजिए अगर कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसको कर रहा है, तो वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन अभी तो मुझे मिल गया, ठीक है, वो जब तक वो मेरे शरीर में यूटिलाइजेशन होता रहेगा वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि बोन नए जो बोन्स है वो बोन मैरो जो है वो नए ब्लड सेल्स बना ही नहीं रहा है, वो अपनी लेवल पे है। तो धीरे धीरे वापस मेरी कंडीशन वैसे हो जाएगी, फिर मुझे ब्लड लेना पड़ेगा। तो ये टेम्पररी आपको रिलीफ मिलता है, शॉर्ट टर्म के लिए मिलता है। अगर परमानेंट बोन के लिए इस कंडीशन के बोन मैरो फेल्योर के परमानेंट अगर इलाज के लिए हम बात करें तो वो है स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन जिसको हम लोग कहते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट जिसे हम लोग कहते हैं, करवाने के लिए। तो स्टेम सेल प्रिजर्व करने के लिए कई लोग देखते हैं कि कई, जैसे ये लॉन्च हुआ था तो कई कंपनियों ने लाया था और बड़े बड़े लोगों ने ऑलरेडी अपना स्टेम सेल जो है प्रिजर्व कर लिया है कि कोई भी अगर ऐसी कंडीशन आती है जिसमें उन्हें ट्रीटमेंट नहीं मिलती है तो उनके जो स्टेम सेल है, हेल्दी सेल्स हैं, वो निकाले जाएंगे और उसमें से आपको ट्रीटमेंट दी जाएगी। उसे प्रिजर्व करने के लिए पैसा लगता है, स्टोर करने के लिए पैसा लगता है, तो काफी कॉस्टली जो है ये कंडीशन होती है। ये जो स्टेम सेल जो प्रिजर्वेशन जो होता है ये काफी कॉस्टली रहता है। तो सर्जन रिप्लेस योर डैमेज सेल्स विद हेल्दी वंस फ्रॉम द डोनर, जो डोनर आ रहा है उससे भी अगर ये किया जाता है, जो आपका स्टेम सेल है उसके जो हेल्दी सेल्स हैं वो आपके साथ रिप्लेस भी किए जाते हैं, उसके स्टेम सेल निकाल कर, जिससे हम लोग कहते हैं कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट। आपने शायद केबीसी में एक बार देखा होगा कि वो एक जो बंदा था वो खेल रहा था जब केबीसी, तो उसने कहा था कि मैं अपना बोन मैरो जो है वो ट्रांसफर कर रहा हूँ अपनी माता जी को, तो उसमें मुझे एक छींक भी अगर आ गई तो वो कैंसिल हो जाता है। तो उसको इतने दिन तक रखा जाता है, हर चीज़ देखी जाती है, हर चीज़ ऑब्जर्वेशन में रखी जाती है, उसके बाद जो है वो बोन मैरो निकाला जाता है एक हेल्दी डोनर से, अपने दूसरे जो जिसको अफेक्टेड है, बोन मैरो फेल्योर हुआ है, उसको दिया जाता है। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रीटमेंट दी जाती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा पेशेंट को जो डोनर रहता है उससे काफ़ी ज़्यादा प्रिकॉशन में रखा हुआ जाता है। आप ये जो कंडीशन है, मतलब बोन मैरो फेल्योर अगर आपको हुआ है तो अगर आप तभी ले सकते हैं अगर आप 55 साल के अंदर हैं, डोनर आपके करीबी का है और उससे कोई किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं है और आपकी जो कंडीशन है वो काफ़ी सीवियर हो चुकी है, उसके अलावा कोई इलाज है नहीं, आपको डोनर की ही ज़रूरत है, तब ये ऑप्शन जो है वो चुना जाता है। अगर घर का बंदा मिल जाता है, जैसे केबीसी का वो ऑप्शन आप देख सकते हैं, अगर आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं बोन मैरो डोनर एपिसोड ऑफ इन केबीसी एपिसोड, तो वो आपके सामने वीडियो आ जाएगा, वो कुछ बेसिक चीज़ें आपके साथ शेयर करेगा कि उसके साथ क्या क्या हुआ था, तब उसने जाके जो अपनी माता जी को जो है वो अपना बोन मैरो ट्रांसफ्यूजन किया था, ठीक है। ये एक कंडीशन एक और आ जाती है जिसे हम लोग कहते हैं न्यूट्रोपेनिया, जिसमें देखते हैं कि WBCs काफ़ी कम हो जाते हैं, इसमें हॉस्पिटलाइज करना पड़ जाता है, काफ़ी ज़्यादा हम देखते हैं कि सीवियर कंडीशन हो जाती है, डेथ होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं इस कंडीशन में। तो ये जो कंडीशन है ये काफ़ी थ्रेटनिंग भी हो जाती है अगर इसको सही तरीके से अगर देखा नहीं जाता है, सही तरीके से इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, तो ये काफ़ी थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है। तो ये एक सिंपल इन्फॉर्मेशन था बोन मैरो फेल्योर के ऊपर, काफ़ी मैंने सिंपल तरीके से कुछ बेसिक चीज़ें मैंने इसके बारे में शेयर करने की पूरी कोशिश की आपके साथ। आज का टॉपिक यहीं तक था, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, अगर आपको कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मुझे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।